नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीता है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे। टीम इंडिया की इस मुकाबले में खराब शुरुआत भले रही हो, फिर उसने लगातार गोल दागकर वापसी की। 41 साल बाद भारत ने हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया। भारत की यह शानदार जीत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने ट्वीट करके लिखा कि हिस्टोरिक अ डे दैट विल बी हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ एवरी इंडियन। पुरुष हॉकी टीम को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बधाई दी। चक दे इंडिया बोलकर टीम को बधाई दी। भारत माता की जय के लगाए नारे। उन्नीस जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते चल नहीं पा रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार। सीएम की अध्यक्षता में होगी हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार सृजन सब्सिडी योजना अधिसूचित की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस योजना के तहत अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं, स्थापित या स्थानांतरित क्लस्टरों, सूक्ष्म समेत कई श्रेणी में हरियाणा आदिवासी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह योजना 1 जनवरी 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। 5 वर्षों की अवधि के लिए परिचालन में होगी। हरियाणा में नगर पालिका के चुनाव को लेकर गठित बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने बताया कि बैठक में कई नए सदस्य कमेटी से जोड़े गए। निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने के सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव निश्चित तौर पर पार्टी सिंबल पर लड़ती है, लेकिन जब चुनाव घोषित होंगे तो बीजेपी इलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। गृह मंत्री अनिल विज के साथ हुई बैठक पर ओपी धनखड़ ने कहा कि राजनीतिक मुद्दों के ऊपर अनिल विज के साथ चर्चा हुई। उधर हरियाणा बीजेपी के संगठन पर उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर के प्रकोष्ठ और विभागों में अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई। सोनीपत में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां शुरुआती तौर पर लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे, वहीं अब लोग कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सोनीपत में पुरुषों को लगभग 3,86,000, वहीं 3,08,422 महिलाएं वैक्सीन लगवा चुकी हैं। जींद में बीजेपी विधायकों का समूह शहर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही उनके पहुंचने की खबर किसानों को लगी, वो जींद के लिए रवाना हो गए। जींद पुलिस ने राधा स्वामी सत्संग भवन नरवाना रोड पर किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टरों का काफिला निकलने में कामयाब रहा। जींद रेस्ट हाउस तक किसानों का काफिला ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचा, तब तक विधायक जा चुके थे। गोहाना के गांव बरोदा गढ़ी के किसान सिंगू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए गांव से मिट्टी और गंगा जल लेकर रवाना हुए। कह रहे हैं कि सरकार कानून वापस ले। उन्होंने धरना स्थल को ही अपना तीर्थ मान लिया है। बताया जब वे इस बार कांवड़ हरिद्वार नहीं ले जा सक रहे हैं, इसलिए आंदोलन में लेकर पहुंचे हैं। शिवरात्रि के दिन वहीं जल चढ़ाएंगे। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन को 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कृषि कानूनों पर किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला है।
झज्जर के डीगल गांव में बुधवार को पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस के प्रति रोष जाहिर किया। ग्रामीणों की माने, उन्होंने पंचायत से पहले झज्जर एएसपी विक्रांत भूषण को भी फोन करके बताया था, लेकिन वो पंचायत में नहीं पहुंचे। गौरतलब है कि डीगल गांव में कुछ दिनों पहले कुलबीर नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगा था। मुख्य आरोपी कुलबीर पुलिस ने कुलबीर को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित पक्ष ने भी पुलिस एफआईआर में कुलबीर को ही दोषी ठहराया था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने एक अन्य आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया। झज्जर में एम्स प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि प्रशासन ने कोरोना काल में भर्ती किए गए 150 कर्मचारियों को 3 महीने बाद मेल जारी कर नौकरी से निकाला। कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि प्रशासन ने कहा था कि तीसरी लहर में दोबारा से भर्ती किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि जब हमें भर्ती किया गया तो हमें यह नहीं बताया गया था कि केवल 3 महीनों के लिए भर्ती किया जा रहा है। ठेकेदारों पर भर्ती के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया, जिसके चलते बाड़सा चौकी में 10 से 12 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी गई। सोनीपत में आदर्श नगर की महिलाओं ने कई महीनों से गंदे पानी और ओवरफ्लो के चलते गांधी चौक पर जाम लगाया। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद गलियां नहीं बनाई गई। गलियां न बनने की वजह से महीनों पानी इकट्ठा होता रहा। लोग कह रहे हैं कि घर से जाने का रास्ता भी नहीं, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि निगम के हर अधिकारी को अर्जी लगाने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। वन विभाग ने क्षेत्र में अवैध रूप से बने फार्म हाउस और बैंकेट हॉल को नोटिस देना शुरू कर दिया है। कहा 7 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट जमा कराएं। इस नोटिस के तहत 125 फार्म हाउस, संस्थान, बैंकेट हॉल आदि को नोटिस दिए जाएंगे, जिनमें कई बड़े नाम हैं। बड़े नाम जैसे मुथूट ग्रुप, मानव रचना यूनिवर्सिटी, एमबीएन अरावली हिल्स के साथ बड़े बड़े आश्रम और बैंकेट हॉल भी शामिल होंगे। हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। दरअसल बल्लभगढ़ के गांव झारसेतली में पिछले कई महीनों से राष्ट्रीय राजमार्ग में 3 फुट गहरे गड्ढे बने हुए थे। इसे लेकर हरियाणा न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बता रहे हैं कि यहाँ आए दिन पर्यटक और अन्य लोग हजारों की संख्या में वाहन लेकर गुजरते हैं। कोई ना कोई हादसा हो रहा था। खबर को देख एनएचएआई के अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लेते हुए राजमार्ग को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। यमुनानगर में कोरोना के बाद डायरिया पैर पसार रहा है। इलाके में डायरिया के कई मरीज मिले। शहर की बैंक कॉलोनी, कास्तापुर, राजीव गार्डन, आसपास के इलाके में डायरिया पसर गया। लोगों ने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से यह सब हुआ। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी इन इलाकों में सैंपलिंग कर रहा है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि उनके पास लगभग 50 मरीज डायरिया के आ चुके हैं और पिछले कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है। डबवाली के उप तहसील गोरीवाला के गांव लंबी में हुई बारिश से जलभराव होने से कई फीट तक खेतों में पानी भर गया। नरमा खराब हो गई। किसानों ने प्रशासन से फसल की गिरदावरी करवा मुआवजे की मांग की है। 30,000 प्रति एकड़ मुआवजा की मांग। कृषि अधिकारी ने बताया कि 4 दिन पहले हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई। गोरीवाला में भी खराब हुई नरमा की फसल को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जल्द ही रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। सोनीपत के सिविल अस्पताल में विश्व स्तनपान दिवस को 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। करनाल के रिसालवा गांव में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार के लोगों का आरोप है मिड डे मील का चावल खाने से बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी। दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
पोस्टमार्टम के बाद ही असली कारणों का पता चलेगा। फतेहाबाद के शिवनगर में एक बदमाश ने घर में घुसकर महिला टीचर की पिटाई कर दी। पुलिस में मामला दर्ज हुआ। लेकिन पीड़िता लगाई गई धारा से संतुष्ट नहीं है, जिसे लेकर पीड़िता एसपी ऑफिस अपने पति के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची। इतना ही नहीं, आरोपी महिला के कानों की बालियां और मोबाइल भी छीन कर ले गया। रोहतक के बदमाशों का कहर इस कदर बढ़ गया कि करीब 1 दर्जन बदमाश लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से पीड़ित परिवार पर हमला करते सीसीटीवी में कैद हुए। यही नहीं, बदमाश इतने बेखौफ थे कि पुलिस चौकी के अंदर घुसकर ही एक युवक को अधमरा कर गए, वो भी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में। पीड़ित ने बीजेपी पार्षद पर हमला करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार के अनुसार पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाने गए थे, पुलिस कर्मियों ने बाहर निकाल दिया। बदमाशों ने पीड़ित युवक को कमरे में बंद कर बुरी तरह से पीटा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। सोहना की अरावली पहाड़ी घाटी में रफ्तार का कहर दिखा। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों की कोरोना जांच, अध्यापकों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया। ये टीमें हर स्कूल में जाकर प्रतिदिन 100 बच्चों के सैंपल लेगी। खैरपुर स्कूल में अब तक 150 बच्चों के सैंपल लिए जा चुके हैं। सभी बच्चों के सैंपल लेने और रिपोर्ट आने के बाद विभाग की ओर से आगामी कदम उठाए जाएंगे। सोनीपत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल मुख्य गेट से लेकर इंक्वायरी कमरे और अन्य कमरों के कर्मचारी बिना मास्क के बैठे नजर आए। बिना मास्क के बैठे कर्मचारी कह रहे थे कि मास्क लगाकर काम नहीं होता। हालांकि डीओ से उनके कार्यालय में मास्क न लगाने के खिलाफ कार्रवाई की बात जब की गई तो डीओ गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। शिक्षा अधिकारी ने दरअसल दावा किया था कि हर कोई मास्क लगाता है, जिसके बाद हरियाणा न्यूज ने रियलिटी चेक किया। सिरसा में घग्गर नदी में पिछले कई दिनों से बढ़ रहे पानी के स्तर को लेकर चिंताएं अब कम हो गई हैं। पानी कुछ कम हो गया, जिसके चलते फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। हालांकि 2 दिन पहले किसान अपने स्तर पर बांध बना रहे थे। नदी के अंदर का बांध भी टूट गया था, जिसके चलते करीब 50 गांवों में बाढ़ का संकट बना हुआ था। जिले में पिछले 1 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बरसात से प्रभावित हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर किसान लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर शासन और प्रशासन से उनके खेतों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर बरसात से हुए नुकसान में मुआवजा दिए जाने की मांग की। लघु सचिवालय पहुंचे किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के नाम उपायुक्त की अनुपस्थिति में डीआरओ को एक ज्ञापन भी सौंपा। भारत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए पिछले साल सीएससी वाईफाई चौपाल स्कीम शुरू की गई थी, जिसके तहत 95% गांवों में इंटरनेट वाईफाई सेवा शुरू की जा चुकी। अंबाला में 409 ग्राम पंचायतों में से 400 में फाइबर इंटरनेट चालू हो चुका है। बचे हुए गांवों में भी जल्द इंटरनेट सेवा पहुंचाने का अधिकारी दावा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इंटरनेट सेवा शुरू होने से उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव हुआ। अब फॉर्म भरने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता।
बहादुरगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने खिलौना व्यापारी की गाड़ी के शीशे तोड़े ताकि गाड़ी में धमकी भरा पत्र भी छोड़ा। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस पर भी अनदेखी के आरोप लगे हैं। पुलिस ने जांच का जिम्मा उस अधिकारी को दिया जो छुट्टी पर है। सिरसा में चैन स्नैचिंग और छीना झपटी समेत अन्य आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी की। बिना नंबर प्लेट, ट्रिपल राइडिंग, तेज गति से वाहन चला रहे चालकों और बुलेट से पटाखा बजाने वालों के चालान काटे गए। बहादुरगढ़ में नगर परिषद की टीम ने नाहरा नाहरी रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नाहरा नाहरी रोड पर बनी दुकानें के बरामदों को खाली कराया गया। इतना ही नहीं, बरामदों के बाद दुकानों की छत पर जाने के लिए बनाई गई अवैध सीढ़ियों को भी तोड़ा गया। पानीपत के गांव नूरावाला की परशुराम कॉलोनी में युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 22 साल के विशाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक को काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की असली वजहों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने भी बताया कि युवक के साथ 2 युवतियां भी रहती थी, जिनसे पूछताछ की जाएगी। भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने यादगार प्रदर्शन करते हुए कांस्य से अपने नाम किया। 69 किलो वेल्टरवेट कैटेगरी में सेमीफाइनल में लवलीना को तुर्की की वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज बुसेनाज सुरमैनाली ने 5-0 से शिकस्त दी। इसी के साथ लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बॉक्सर बन गई हैं। टोक्यो खेलों में यह भारत का तीसरा पदक। इससे पहले भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत, जबकि बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कांस्य जीता। अब कुश्ती ने भी पदक जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पदक जीत लिया है, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि हमें आप पर गर्व है, आप भविष्य में इससे भी बड़े कीर्तिमान स्थापित करें। रेसलर रवि कुमार दहिया ने इतिहास रच दिया। फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कजाकिस्तान के सनायब नुरुस्लाम को हराकर फाइनल में जगह बना ली। रवि दहिया ने इसी के साथ सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। रवि कुमार शुरुआती मुकाबले में पिछड़ गए थे, 5-9 से पीछे चल रहे थे, हालांकि रवि ने वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहलवान रवि दहिया को फाइनल में जगह बनाने पर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा कि कजाकिस्तान के पहलवान को अपने दांवपेच से पटकने देकर भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन किया। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 86 मीटर दूर भाला फेंक कर फाइनल में जगह बनाई। पंचकुला में एथलीट नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद ने दावा किया कि जैवलिन थ्रो में नीरज पक्का गोल्ड मेडल जीतेंगे। कोच नसीम अहमद ने कहा कि बहुत मेहनती है, पूरा विश्वास है कि वो गोल्ड लेकर आएंगे, फल जरूर मिलेगा। भारत की झोली में इतिहास रचते हुए मेडल डालने का काम करेंगे नीरज चोपड़ा। दीपक पुनिया पुरुष के फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल मैच हार गए हैं। अमेरिका के टेलर डेविड मॉरिस के हाथों हार मिली, 0-10 से मैच हारे। दीपक के पास अभी भी कांस्य जीतने का मौका है। यह पदक वो रैपचेंज राउंड में जीत सकते हैं। भारत की महिला हॉकी टीम भी सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई। उसे अर्जेंटीना के हाथों से 1-2 से हार मिली है। टीम इंडिया अब कांस्य पदक के लिए खेलेगी। अच्छी शुरुआत करते हुए महिला हॉकी
टीम ने एक गोल दागा था, लेकिन दूसरे क्वार्टर के बाद महिला हॉकी टीम से पिछड़ गई। टीम की हार के बाद परिवार का हौसला भी नहीं टूटा। हॉकी खिलाड़ियों सविता पुनिया के पिता महेंद्र पुनिया ने कहा कि सेमीफाइनल में हार से मायूस नहीं है, खेल में हार जीत होती रहती है, पदक की उम्मीद अभी बरकरार। गोहाना के गांव गामड़ी की रहने वाली मोनिका मलिक के गांव में भारतीय महिला हॉकी टीम हारने से थोड़ी मायूस जरूर हुई। गांव और उसके परिवार वालों को अपनी बेटी पर गर्व है, जो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से खेलने गई। उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी आगे जाकर इससे बेहतर खेल दिखाएगी। पीएम ने भारतीय महिला हॉकी टीम की हौसला अफजाई करते हुए लिखा, हमारी महिला हॉकी टीम ने धैर्य के साथ खेला, शानदार कौशल दिखाया, टीम पर गर्व।